गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो जीवाणु में पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में के अंदर माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, नीले हरे शैवालों के अंदर पाई जाती है। जहां पर हमने एक जीवाणु की कोशिका के माध्यम से हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को समझाने का आपसे प्रयास किया था हमने लास्ट वीडियो में। आपको हम बता दें कि जो जीवाणु की कोशिका होते हैं या प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर तीन क्या पाया जाता है, तीन कठोर आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, बाह्य परत कहते हैं, जिसे औपंक परत कहते हैं या जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। बाह्य परत के नीचे क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति का स्तर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के नीचे की ओर क्या पाया जाता है, तीसरा स्तर पाया जाता है, जिसे कोशिका झिल्ली स्तर या प्लाज्मा झिल्ली स्तर के नाम से जाना जाता है। देखिए, बाह्य स्तर जो होता है, ये बाह्य स्तर कैसा होता है, बहुत ही दृढ़ होता है, कठोर होता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि इसकी संरचना जो होती है, बाह्य परत की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, संपुटिका के समान होती है, कैप्सूल के समान होती है। यह कैप्सूल के समान होती है और ढीले और नरम आवरण के रूप में क्या है, पाया जाता है, जिसे औपंक परत कहा जाता है। औपंक परत जो होती है वो पॉलीसैकेराइडों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है, ये पॉलीसैकेराइडों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। इज इट राइट? साथ में हमने आपको बताया कि बाह्य परत जो होती है वो म्यूसिलेज या ग्लाइकोकैलिक्स से क्या होती है, बनी हुई होती है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कभी कभी ये औपंक परत जो होती है वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाती है, जिससे जीवाणु की जो कोशिका होती है वो एक विशिष्ट अवस्था के रूप में दिखाई देती है, जिसे जुगलिया प्रवस्था के नाम से या जुगली अवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस बाह्य परत के अंदर की तरफ ये जो परत पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति भी कैसी होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है। ये म्यूरिन और पेप्टोडाइग्लाइकोन से बनी होती है। म्यूरिन और पेप्टोडाइग्लाइकोन से क्या होती है, बनी हुई होती है। ये वाली संरचना ये कैसी होती है, छिद्रित होती है। कैसी होती है, छिद्रित होती है। और आपको मैंने बताया ये अघुलनशील बहुलकों से बनी हुई होती है। अघुलनशील बहुलकों से क्या होती है, बनी हुई होती है। आपको हमने बताया कि ये जो कोशिका जो भित्ति होती है, ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इन पदार्थों के अलावा तीन प्रकार के पदार्थ या तीन घटकों से मिलकर के कोशिका भित्ति बनी होती है, जिनमें मैंने बताया NAG, ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, N एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड और A एमिनो एसिड से क्या होती है, बनी हुई होती है। देखिए, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ ये जो संरचना आपको दिखाई गई है, इस संरचना को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है, जो लिपोप्रोटीन से क्या होती है, बनी होती है। या इसमें इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाई जाती है, अंतर्वलन पाए जाते हैं। ये अंतर्वलन पाए जाते हैं। इन अंतर्वलनों को क्या कहा जाता है, मीजोसोम्स कहा जाता है। मीजोसोम्स की कार्य मैंने बताया कि मीजोसोम्स जो होते हैं वो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। ये क्या है, मीजोसोम जो होते हैं वो श्वसन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। वसा का क्या करते हैं, ये संश्लेषण करते हैं। और सबसे अंतिम मैंने आपको बताया ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था
कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव होता है उस कोशिका द्रव के अंदर सल्फर के कण पाए जाते हैं, फास्फेट के कण पाए जाते हैं, साइनोफाइसिन के कण पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के कण पाए जाते हैं। साथ में इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, परंतु इनमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, नग्न प्रकार से क्या पाए जाते हैं, इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और सबसे अंत में मैंने बताया कि इनके कोशिका द्रव में, जीवाणु की कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 70S प्रकार के राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ये हमने आपसे लास्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पर आपसे चर्चा की थी। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, आइए बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका को मैंने पहले बताया था कि इसे ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है। देखिए, यूकैरियोटिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, यू प्लस कैरियोन। यू का अर्थ होता है ट्रू और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कैसा पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक का अर्थ होता है कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट होता है, विभेदित होता है, केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। इस प्रकार का केंद्रक जिस कोशिका में पाया जाता है उस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कवकों के अंदर पाई जाती है, चाहे फाइकोमाइसिटीज वर्ग के हो, चाहे एस्कोमाइसिटीज वर्ग के हो, चाहे बेसिडियोमाइसिटीज के हो, चाहे ड्यूटेरियोमाइसिटीज के हो। देखिए, पादपों के अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जंतुओं के अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोटिस्टा मैंने आपको बताया था, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनके अंदर भी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर, कवक जगत के जीवों के अंदर, पादप जगत के जीवों के अंदर और जंतु जगत के जीवों के अंदर क्या है, पाई जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। झिल्ली युक्त केंद्रक की अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए, ये क्या है, पादप कोशिका है। क्या है, ये पादप कोशिका है। इस तरीके की संरचना आप देख रहे हैं और इसके अंदर ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर ये बाहर की तरफ ये क्या पाई जाती है, झिल्ली युक्त संरचना यहाँ पर क्या है, पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, ये झिल्ली युक्त संरचना यहाँ पर क्या है, पाई जाती है। तो झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, केंद्रक कैसा होता है, स्पष्ट विभेदित होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक क्या है, पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो डीएनए होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ इसके केंद्रक में पाए जाते हैं और केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। कैसे प्रोटीन युक्त होता है, हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। आपको बता दूं, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस तरीके का मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया।
इनके अंदर क्या पाया जाता है, अंतःपिंडवीय जालिका पाई जाती है। इस तरीके की अंतःपिंडवीय जालिका क्या है, इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनके अंदर हरित लवक इस तरीके की संरचना के रूप में पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर मैंने आपको बताया क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। इस तरीके की संरचना के रूप में इनमें क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मैंने आपको बता दिया कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। हरित लवक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, अंतःपिंडवीय जालिका पाई जाती है, और ये क्या पाया जाता है, राइबोसोम इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं समान नहीं होती, अर्थात सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार आकृति की दृष्टि से कैसी होती है, भिन्न होती है। पादप और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी कैसी होती है, भिन्न होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और ये आकार और आकृति की दृष्टि से कैसी होती है, भिन्न होती है। पादप और जंतु कोशिका कैसी होती है, आकार में कैसी होती है, भिन्न होती है। इसलिए आज जो हम दूसरा बिंदु आपसे बात करने जा रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका हम बताने जा रहे हैं पादप कोशिका की और जंतु कोशिका की। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम अंतर पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमने यूकैरियोटिक कोशिका पर बात की और आपको बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका को ग्रीक, यूकैरियोटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, यू प्लस कैरियोन। यू का अर्थ होता है ट्रू, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्र क्या है, पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड, अर्थात जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली क्या है, पाई जाती है। ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, अंतःपिंडवीय जालिका पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम भी 80 प्रकार का राइबोसोम भैया यहाँ पर पाया जाता है। किसके अंदर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं समान नहीं होती हैं। पादप और जंतु कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, इसलिए हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल, पादप और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे पादप कोशिका का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे आप देखिए
हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं, ये पादप कोशिका है और ये हमारी कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका है। ठीक है, हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये कोशिका है पादप कोशिका, ठीक है, यानी कि ये दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की। ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, इसको अंतर के हिसाब से हम आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पादप कोशिका किस प्रकार की होती है, जंतु कोशिका कैसी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं समान नहीं होती। पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, आकार आकृति की दृष्टि से भिन्न होती है। इसलिए हम यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पर बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला अंतर देखिए ये वाला, ठीक है। पादप कोशिका के सबसे बाहर की तरफ एक भित्ति पाई जाती है जो निर्जीव होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या है, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी है। जबकि आप देख रहे हो पहला अंतर हो गया, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है सबसे भारी आवरण, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, ये अंदर वाला भाग है, ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, या इसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लाज्मा झिल्ली, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव होती है। आप देखिए जंतु जो कोशिका होती है उनमें भी क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अर्थात जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, सजीव होती है। सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं पादपों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति का जंतु कोशिकाओं में अभाव होता है। देखिए कोशिका भित्ति नहीं है यहाँ पर, केवल कोशिका झिल्ली ही जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा अंतर पे हम बात कर रहे हैं।
पादप कोशिका के अंदर ये देखिए ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जंतु कोशिकाओं का केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक की स्थिति आप देख लीजिए दोनों के अंदर, दूसरा अंतर है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो एक साइड में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एक साइड में पाया जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहां पर पाया जाता है? कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है, कोशिका के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। तो केंद्रक यहां पर बीचों बीच में है, जहां पर केंद्रक कैसा है भैया? एक साइड के अंदर है, एक और है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो परिपक्व होने पर, ठीक है, रिक्तिकाओं के अंदर कोशिका रस भरा होता है। ये कोशिका रस भरा होने के कारण रिक्तिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक को एक ओर धकेल देती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है या पाई जाती है तो अल्प विकसित होती है, आकार में छोटी होती है, संख्या उनकी ज्यादा होती है। ये लोअर स्टैंडर्ड के अनुसार बता रहे हैं। आप अगर हायर स्टैंडर्ड के अनुसार बात करें तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं के अंदर रिक्तिकाएं क्या है? अल्प विकसित होते हैं या अनुपस्थित होती है। पर अगर लोअर स्टैंडर्ड में अगर आपको कई बार टीचरों ने पढ़ाया होगा, सर ने आपको बताया होगा, तो ये बताया होगा कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है, उनकी संख्या कम होती है, 1 या 2 होती है। परंतु जंतुओं में रिक्तिकाएं कैसी होती है? आकार में छोटी होती है और उनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। परंतु हमें तीसरा अंतर ये रिक्तिका का है। तीसरा अंतर किसका है? रिक्तिका का। परिपक्व जो कोशिकाएं होती हैं, परिपक्व जो पादप कोशिका होती है, उनमें रिक्तिकाओं का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और इन कोशिकाओं के अंदर क्या भरा होता है? इन रिक्तिकाओं के अंदर क्या भरा होता है? कोशिका रस भरा होता है। इसलिए अंतर क्या हो गया कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई नहीं जाती है, अर्थात अनुपस्थित होती है। अर्थात हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे या तो रिक्तिकाएं अनुपस्थित होते हैं या रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में कैसी होती है? अनुपस्थित होते हैं। वैक्यूल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, मैं आपको बात कर रहा था केंद्रक की, कि भाई केंद्रक यहाँ बीचों बीच में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहां पर पाया जाता है? एक साइड में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे रिक्तिकाएं आकार में बड़ी हो, उन रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा होता है। भरा होने के कारण ये रिक्तिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक को एक ओर क्या कर देते हैं? धकेल देते हैं, जिससे केंद्रक जो होता है वो पादप कोशिका में एक तरफ होता है, जबकि यहाँ पे रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। इसके कारण केंद्रक क्या होता है? कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है? तीसरा अंतर मैंने बताया, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर आपको पता लग गया, पादप कोशिका में केंद्रक क्या है? एक साइड में पाया जाता है, जंतु कोशिका में केंद्रक बीचों बीच में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट करैक्टर बता रहा हूं मैं यहाँ पे, चौथा करैक्टर। पादप कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। ये लवक है, और लवक आपको मैं बता दूं 3 प्रकार के होते हैं: वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो पादप कोशिकाओं के अंदर ये क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में लवक क्या है? पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में कई लवक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। ठीक है, पादप कोशिकाओं में लवक, हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। देखिए ये संरचना आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जंतु कोशिका। इस संरचना को हम 5वां अंतर बोल रहे हैं, और ये 5वां क्या है कि ये है तारककाय। तारककाय इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम।
जंतु कोशिकाओं में तारक क्या है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तारक पाया जाता है। सभी जंतु कोशिकाओं में तारक पाया जाता है, परंतु पादप कोशिकाओं के अंदर तारक नहीं पाया जाता। केवल कुछ शैवाल और कवकों के अंदर, कुछ शैवाल और कवकों के अंदर ही क्या पाया जाता है, तारक पाया जाता है, परंतु पादप कोशिकाओं में तारक क्या है, नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट सेंट्रोसोम इज फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में तारक पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में तारक का क्या होता है, अभाव होता है। देखिए अगला टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये संरचना आप देख रहे हो, इसको अगला अंतर बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ये संरचना है, आपको इस प्रकार की संरचना मैंने आपको बनाई है यहां पे। ठीक है, इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम इज नॉन एज ए सुसाइडल बैग। ठीक है, अब आप देखिए लाइसोसोम जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में तो क्या है, पाया जाता है। लाइसोसोम कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में तो क्या है, पाया जाता है। ठीक है, परंतु आप ध्यान से सुनना है कि अधिकांश पादप जो होते हैं उनमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। कुछ पादपों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पादपों में लाइसोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मैं आपको बता दूं कौन से, यानी कि एक न्यूरोस्पोरा नाम का एक कवक होता है, उस न्यूरोस्पोरा कवक के अंदर लाइसोसोम क्या है, पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम केवल किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये हमारा कौन सा करैक्टर हो गया, छठा करैक्टर हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके की संरचना आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है, जिनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर। ये सातवां करैक्टर है। जंतु कोशिकाओं में ये सूक्ष्मांकुर जैसी संरचनाएं क्या है, पाई जाती है। सूक्ष्मांकुर को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोविलाई। सूक्ष्मांकुर हमारी आंतों के अंदर भी पाई जाते हैं। इस तरीके से अंगुली के समान प्रवर्ध जैसी संरचनाएं पाई जाती है, हमारी आंतों के अंदर पाई जाती है। अंगुली के समान क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाया जाता है। इसी तरीके से जंतु कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। ये हमारा कौन सा करैक्टर हो गया है, कौन सा अंतर हो गया है, सातवां अंतर हो गया है। आठवां अंतर पे हम बात कर रहे हैं कि पादप कोशिका जो होती है वो भोजन का संचय, पादप कोशिका जो भोजन का संचय करती है वो किसके रूप में करती है, स्टार्च के रूप में करती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में करती है, मंड के रूप में करती है, सेलुलोज के रूप में करती है। वैसे आपका डायरेक्ट उत्तर बोल सकते हैं कि पादप कोशिका भोजन का संचय, स्टोरेज ऑफ फूड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पादप कोशिका जो होती है वो स्टार्च के रूप में भोजन का क्या करती है, संचय करती है। मंड के रूप में भोजन का क्या करती है, संचय करती है। जबकि जंतु कोशिकाएं जो होते हैं वो भोजन का संचय किसके रूप में करती है, ग्लाइकोजन के रूप में करती है। जंतु कोशिकाओं के द्वारा भोजन का संचय किस रूप में किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्या है, आ चुका है। तो जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो आइए, मैंने आपको अभी पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पे आपसे बात की और मैं उसी अंतर को यहां पर दिखाने जा रहा हूं। देखिए आपको देखिए पादप कोशिका और दूसरी कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। पहला अंतर आप देखिए, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यहां पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है।
यहाँ पे कोशिका भित्ति को मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए नहीं के लिए मैंने माइनस का चिन्ह यहाँ पे दर्शाया। ठीक है, देखिए दूसरा अंतर आपको मैंने बताया। पादप कोशिका में केंद्रक कहां पर पाया जाता है? साइड में पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक कहां पर पाया जाता है? कोशिका के बीचों बीच में मध्य में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में केंद्रक कहां पर पाया जाता है? कोशिका के साइड में पाया जाता है। और यहां पर केंद्रक कहां पर पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। केंद्रक कहां पर पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। तीसरा अंतर देखिए कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएं पाई जाती है। परंतु जंतु कोशिकाओं में हमने कोई यहाँ पे नहीं दर्शाया है, तो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है या फिर कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। और लोअर क्लासेज के अनुसार मैंने आपको बता दिया है कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है, उनकी संख्या 1 या 2 होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है, जिनकी संख्या 2 से लेकर के 6 के लगभग होती है। ये लोअर क्लासेज के अनुसार बताया। आपकी अकॉर्डिंग हायर क्लासेज अगर हम बात करें तो रिक्तिकाएं क्या है? जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है या कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। चौथा अंतर आप देखिए, पादप कोशिकाओं में क्या है? हरित लवक पाया जाता है, यानी कि लवक क्या है? पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या है? लवक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? लवक नहीं पाए जाते हैं। पांचवा अंतर मैंने आपको यहाँ पे दिखा है कि जंतु कोशिकाओं में तारक काय, 5 नंबर लिखा है, तारक काय क्या है? पाया जाता है। तो पांचवा अंतर आप देखिए, जंतु कोशिकाओं में तारक काय क्या है? पाया जाता है, इसलिए प्लस का निशान लगा है। जबकि पादप कोशिकाओं में तारक काय क्या है? नहीं पाया जाता है। तारक काय नहीं पाया जा रहा है, इसलिए नेगेटिव माइनस का चिन्ह लगा दिया। छठा अंतर मैंने बताया कि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम क्या है? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल शैवाल और कुछ कवक जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। केवल कवक, नॉट शैवाल। न्यूरोस्पोरा नाम का जो कवक होता है उसके अंदर क्या है? लाइसोसोम पाया जाता है। परंतु पादपों में लाइसोसोम क्या है? नहीं पाया जाता है। जंतुओं में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है। देखिए सातवां अंतर मैंने आपको बताया, जंतु कोशिकाओं में सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते हैं। माइक्रोविल्लाई इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, और पादप कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म अंकुर क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अंत में मैंने बताया कि पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन और तेल्स के रूप में होता है, ऑयल्स के रूप में होता है। परंतु आप ज्यादातर याद रखना, जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर बात की है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये 8 अंतर बताए हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका के एक ओर स्थित होता है, अर्थात साइड में होता है, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है।
ये सारे अंतर मैंने आपको अभी बता दिए हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। अब हम आपको बता दें यहां से अब आगे क्या क्या पढ़ेंगे, अब इसी से आपको पता लग जाएगा। हम देखिए सबसे पहले पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे। फिर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इस कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम क्या है केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे, ये कोशिकांग है। ये क्या है आपका हरित लावक के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे, गोल्जी काय का अध्ययन करेंगे, रिक्तिकाओं का अध्ययन करेंगे, अंतःपृतवी जालिका का अध्ययन करेंगे, कारकाय के बारे में अध्ययन करेंगे, राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे, लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म अंकुरों के बारे में अध्ययन करेंगे, कशाभिका और पक्षांगों के बारे में क्या करेंगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तब जाकर के चैप्टर हमारा क्या होगा समाप्त होगा। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पादपों की कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए बात करते हैं इस कोशिका भित्ति के बारे में। ये कोशिका भित्ति होती है, मैंने आपको बताया कि पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये वाली जो संरचना होती है वो किससे बनी होती है, मैंने लिखा है सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, कभी कभी ये सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज से भी बनी होती है। इसमें सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है, लिग्निन भी क्या है पाया जाता है। आपको मैं बता दूं ये कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका की सबसे भारी परत होती है। पादप कोशिका की सबसे भारी भित्ति होती है, सबसे भारी परत होती है। और ये भित्ति कैसी होती है मैंने आपको पहले बताया, ये निर्जीव होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव होती है। यहां तक मैं आपसे बात कर चुका हूं। देखिए कल हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कोशिका भित्ति की संरचना। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कल ही बात करेंगे, फिलहाल मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती है, पतली होती है, मुलायम होती है। ठीक है, पतली होती है और कैसी होती है, मुलायम होती है। क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये कोशिका भित्ति होती है वो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से क्या होती है, बनी होती है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, क्योंकि इसका डायग्राम हम कल ही बनाएंगे। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। कोशिका भित्ति के निर्माण के समय ध्यान रखने की बात है, कोशिका भित्ति के निर्माण के समय मैं आपको बता दूं मध्य पटलिका का निर्माण सबसे पहले होता है। मध्य पटलिका के निर्माण के बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद तृतीय कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण। तो कल के वीडियो में हम कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ेंगे और किस तरीके से मध्य पटलिका का निर्माण होता है, किस तरीके से प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, किस तरीके से द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, किस तरीके से तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कल हम आपसे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। टिल देन रेगुलर स्टडी at your home. All of you watch all videos regularly so that you can understand the better way of biology. And till then, take care by corona and be safe and be happy at your home. Thanks very much.